हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए कुछ खौफनाक और बेहद डरावनी जिन और प्रेतों की कहानियाँ लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सभी की रिक्वेस्ट और डिमांड्स होती है कि मैं आप सभी के लिए लॉन्ग स्टोरीज़ लाऊं जिससे आपको सुनने में और अच्छा लगे। तो आप सभी की इन रिक्वेस्ट और डिमांड्स को नज़र में रखते हुए मैंने लास्ट वीडियो 1 घंटे की लाई थी, बट उसको कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चाहते हैं कि मैं लॉन्ग स्टोरीज़ लाऊं तो प्लीज़ आप उसको अच्छा रिस्पांस दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, क्योंकि इतनी लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय लगता है। और अगर इसके बाद उस स्टोरी या उस वीडियो को उतना अच्छा रिस्पांस ना मिले, आपके इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतनी देर की एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, स्टोरी राइटिंग सब कुछ करने के बावजूद अगर आपकी वीडियो को अच्छा रिस्पांस ना मिले तो एक डीमोटिवेशन होता है, जिससे आपको आगे वीडियोज़ अच्छी कहानियाँ लाने का मन नहीं होता। तो प्लीज़ अगर आप थोड़ा सा मेरे वीडियोस को सपोर्ट देंगे, अपना प्यार देंगे, तो शायद मुझे ये मोटिवेट करेगा आगे आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का नाम है आशिक जिन। ये कहानी मुझे मेरी दादी ने बचपन में सुनाई थी, मगर तब मैंने इस कहानी पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ समय पहले मुझे ऐसा ख्याल आया कि मुझे ये कहानी आप लोगों को सुनानी चाहिए, तो इसीलिए मैं पेश कर रही हूँ आप सबके सामने आशिक जिन की एक कहानी। समरीन छत पर कब से बैठी हुई थी। तुमसे कितनी बार कहा है कि मगरिब के वक्त छत पर ना बैठा करो। समरीन की अम्मी ने छत की दहलीज पे कदम रखते ही ज़ोर से कहा, चलो नीचे चलो। अम्मी क्या अपने घर की छत पर भी नहीं बैठ सकते क्या? समरीन ने चिढ़ते हुए कहा, देखो बेटा, मगरिब के बाद जिन्नात का वक्त होता है। उनकी नज़र में कोई खूबसूरत लड़की आ जाए तो उस पर वो आशिक हो जाते हैं। उनकी अम्मी ने उसे धीमे लहजे में ये बात कही। ठीक है अम्मी, मैं नीचे जा रही हूँ। समरीन ये कहकर नीचे चली गई। समरीन की फैमिली में उसके बाप मर चुके होते हैं, खाली उसकी माँ और उसका बड़ा भाई होता है। रात को उसका भाई घर आता है। उसके चेहरे पर परेशानी के आसरात देखकर समरीन की अम्मी पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मी वो आपके बचपन की दोस्त, उनका इंतकाल हो गया है। कल मैं तो जा नहीं पाऊँगा, आपको छोड़ दूँगा, आप जल्दी उठ जाइएगा। समरीन की अम्मी को उनकी सहेली के इंतकाल का बहुत दुख होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। समरीन उनके पीछे जाती है, लेकिन दाऊद उसे मना कर देता है। इधर समरीन की अम्मी माजी में खो जाती है। जब समरीन की अम्मी ने नाजिया से एक वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी अपनी सहेली नाजिया के बेटे से कर देंगी, क्योंकि नाजिया को टीबी का मर्ज था और वो नहीं चाहती यही कि उनके मरने के बाद उनके बेटे की ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उनके शौहर को नापसंद हो। मेरी दोस्त जैसे चाहती थी वैसा ही होगा। अगली सुबह दाऊद अम्मी को और समरीन को नाजिया के घर छोड़ देता है और वहाँ थोड़ी देर बैठकर अपने काम पर चला जाता है। वहाँ महजबीन समरीन की अम्मी बैठी होती है। नाजिया के शौहर सईद खान आकर बैठते हैं और बात करते हैं। वो कहते हैं, महजबीन बहन, तुम नाजिया की आखिरी ख्वाहिश से तो वाकिफ़ हो ना? हाँ भाई, मैं बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। तो कब दे रही हो हमें अपनी बेटी? जब आप कहें तब। रिश्ता तो बहुत पहले से तय हो चुका है बहन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सब 40वें के बाद शुरू हो। ठीक है भाई, जैसा आपको मुनासिब लगे। दोपहर के वक्त दाऊद आता है तो दाऊद, तुम समरीन को घर ले जाओ। अम्मी आप कब आएंगी? रफ़ीक, महरूम नाजिया और सईद का बेटा, उसका कहना है कि वो मुझे छोड़ देगा। ठीक है। समरीन घर आकर भाई को खाना देकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तभी दाऊद उसे आवाज़ देता है, समरीन। जी भाई, तुम्हें रफ़ीक के रिश्ते से कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भाई। अच्छा, मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ, तुम दरवाज़ा बंद करके रखना। ठीक है भाई। दाऊद घर से चला जाता है। इधर समरीन अपने कमरे में चली जाती है और मुस्तकबिल के ख्वाब देखने लगती है।
लेकिन उसे नहीं पता कि तकदीर उसके लिए क्या फ़ैसला लेने वाली है। रफ़ीक मेज़बीन को घर लेकर आता है। मेज़बीन, आओ बेटा अंदर आओ, चाय पीकर जाओ। नहीं खाला, फिर कभी। दाऊद भी आ जाता है। यार रफ़ीक, अम्मी सही कह रही है, आओ अंदर आओ, आखिर तुम इस घर के दामाद हो। ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हैं तो चलिए मैं आ ही जाता हूँ। वो तीनों घर के अंदर आते हैं और मेज़बीन समरीन को बार बार बुलाती है। वो उसे आवाज़ें देती है लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं आती, तो रफ़ीक समझता है कि वो शायद शर्मा रही है और वो उन्हें मना कर देता है और वो चाय पीकर अपने घर जाने के लिए चला जाता है। समरीन, बाहर रफ़ीक आया था, तुम बाहर क्यों नहीं आई? मेज़बीन समरीन को कमरे में बुलाने आती है लेकिन कमरे में उसे ना पाकर हैरान हो जाती है। दाऊद, समरीन अपने कमरे में नहीं है। मेज़बीन दाऊद को बताती है, अम्मी यही कहीं होगी, देखिए तो। इतनी आवाज़ लगाने पर अगर वो कहीं होती तो ज़रूर आती। अच्छा ठीक है, चलिए हम दोनों उसे ढूंढते हैं, मैं बाहर जाकर पड़ोस में पता करता हूँ। हाँ जल्दी जाओ बेटा। वो दोनों माँ बेटे मोहल्ले भर में तलाश करते हैं लेकिन समरीन उन्हें नहीं मिलती। एक मोहल्ले की औरत उन्हें बताती है कि समरीन को उन्होंने छत पर देखा था। वो काफ़ी देर तक न जाने किसी से बातें कर रही थी, मगर जिससे वो बातें कर रही थी वो नहीं दिखाई दे रहा था। दाऊद और मेज़बीन थक कर घर आते हैं। मेज़बीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दाऊद उन्हें चुप कराता है। 1-1.5 घंटे बाद छत पर किसी के बात करने की आवाज़ आती है। दाऊद छत पर जाने की गरज से आगे बढ़ता है तो छत के दरवाजे पर समरीन खड़ी होती है। समरीन को देखकर दाऊद हैरान हो जाता है। खुली जुल्फ़े, हल्के गुलाबी कलर का सूट, आंखों में गहरा काजल और तेज़ इत्र की खुशबू, उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी खूबसूरत वो थी नहीं जितनी वो इन घंटों में हो गई थी, और उसके हाथ में एक गठरी भी होती है। समरीन दाऊद को ऐसे नज़रअंदाज करती है जैसे वो दाऊद को जानती ही ना हो। उसकी माँ भी उसका ये रवैया देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। मेज़बीन आगे बढ़ते हुए समरीन को पुकारती है, समरीन तुम कहाँ गई थी? समरीन पीछे मुड़ती है और जवाब देती है, इतने घंटों में तो मैंने आधी दुनिया घूम ली है। किसके साथ? दाऊद हैरानी से पूछता है। अपने दोस्त के साथ। उसने मुझसे कहा है कि वो मुझसे बहुत पसंद करता है और मुझसे जल्दी ही शादी करेगा। इतना कहकर समरीन अपने कमरे में चली जाती है। मेज़बीन समरीन की यह हालत देखकर दाऊद से मुखातिब होती है और उससे कहती है, बेटा मुझे लगता है कि समरीन के ऊपर किसी जिन का साया हो गया है। लेकिन अम्मी हम करेंगे क्या? हम कल मौलवी को बुलाते हैं और समरीन का रूहानी इलाज कराते हैं। लेकिन अम्मी हमें ये बात अभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। हाँ ठीक है, तुम सही कह रहे हो। अगली सुबह दाऊद मौलवी को लेकर घर आता है तो मौलवी बताते हैं कि समरीन जिन के कब्ज़े में है, लेकिन इस वक्त हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें? दाऊद पूछता है। अभी आप उसे ये तावीज़ पहना दीजिए जिससे वो जिन के काबू से बाहर रहेगी। कल आप उसे मज़ार ले आइएगा। ठीक है। मेज़बीन समरीन को ज़बरदस्ती वो तावीज़ पहनाती है। वो जिन के काबू से बाहर आ जाती है। अगली सुबह वो लोग समरीन को मज़ार लेकर जाते हैं। मौलवी इसे एक कमरे में बिठाते हैं। मौलवी कुछ पढ़ना शुरू करते हैं। वो धीमे लहजे में कुछ मुसलसल पढ़ते रहते हैं। एकाएक उनके कमरे में तेज़ खुशबू फैल जाती है। वहाँ पर रखा सामान हिलने लगता है। हवा तेज़ चलने लगती है। कमरे में मौजूद सामान हवा में उड़ने लगता है। लेकिन मौलवी साहब रुके नहीं, वो पढ़ते ही रहे। एकाएक एक धुआं आता है और मौलवी साहब अपनी आंखें खोलते हैं तो वो जिन से मुखातिब होते हैं। तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान नहीं, मुझे इससे मोहब्बत है और मैं इससे शादी करूँगा। इस बच्ची का पीछा छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जला दूँगा। कभी नहीं छोड़ूंगा इसका पीछा। मौलवी साहब वहाँ कुछ पढ़ते हैं और जिन गायब हो जाता है। समरीन बेहोश हो जाती है। मेज़बीन और दाऊद मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करके समरीन को ले जाते हैं। जाते जाते मौलवी साहब मेज़बीन से कहते हैं कि इसकी शादी जल्द से जल्द करा दीजिए और जिन का दिलाया हुआ सारा सामान जला दीजिएगा। वो तीनों घर आते हैं। समरीन अपने कमरे में जाती है। उसके पीछे मेज़बीन और दाऊद आते हैं। वो लोग उसकी सारी चीज़ों को जला देते हैं, लेकिन समरीन चुपके से उसका दिया हुआ झूमर छुपा देती है। सुबह सब जल्दी उठते हैं और समरीन के कमरे में जाते हैं तो समरीन वहाँ नहीं होती है, लेकिन उसके बेड पर वही झूमर रखा होता है। झूमर देखकर वो दोनों कुछ नहीं समझ पाते। वो दोनों उसे घर में तलाश करते हैं और मोहल्ले में भी पूछते हैं,
लेकिन वो नहीं मिलती। वो लोग फिर से मौलवी के पास जाते हैं। वो इनसे बताते हैं कि समरीन कहीं नहीं मिल रही, कहीं जिन उसे ले तो नहीं गया। मौलवी साहब उसे बताते हैं कि एक ज़िद्दी जिन्नातों की नस्ल से था, इसीलिए वो समरीन को ले गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद समरीन कभी वापस नहीं आती। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी, जिसका नाम है प्रेतों का पेड़। ये एक सच्ची घटना है जो मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ। आप सभी ने रास्तों पर गुजरते हुए सड़क किनारे अनेकों पेड़ देखे होंगे, कुछ सूखे कुछ हरे भरे। दिन के समय ये जितने जीवंत नज़र आते हैं, रात के समय हल्की सी हवा से इनमें होने वाली सरसराहट रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होती है। दरअसल रात के समय इनमें से कुछ पेड़ प्रेतों का अड्डा बन जाते हैं। ज़्यादातर प्रेत यातनाएं सह रहे होते हैं, तो उनके संचित कर्मों का फल जो होता है वो शरीर ना रहने के कारण इनकी जटिलता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे बचने के लिए एक शरीर की तलाश में रहते हैं, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर। तो कहानी पर आते हैं। मैं उत्तराखंड के हरिद्वार ज़िले में रहता हूँ। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव है, डालनवाला। उस गांव में सड़क के किनारे एक बहुत विशाल पेड़ है। इमली के इस पेड़ का भी विचित्र राग है। यह हरे होने के समय सूख जाता है और सूखने के समय यानी पतझड़ के समय हरा हो जाता है। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना एवं मोटा भी है। कहा जाता है कि ये पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियाँ इस तरह मुड़ी हुई रहती हैं, लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर ही एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ उठता है। उस गांव के स्थानीय निवासी कौशल रावत ने इस पेड़ की एक घटना की पुष्टि की है। कौशल रावत की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इनका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। उस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल की ही थी एक लड़की की। उस दिन बारात आने वाली थी रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच तक। उस समय हमारा गांव बहुत छोटा और गरीब था, इसीलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा भी। वो पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। इनके साथ क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं था। शादी में आए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नज़र इन लोगों पर टिकी हुई थी। कहा जाता है कि रात काफ़ी हो चुकी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी और सब कुछ विधि विधान से हो गया था। रात के समय बारात को ठहराने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक फूस का बड़ा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। हुआ यूं कि रात के तकरीबन 2 बजे अचानक लाइट चली गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं था उस पेड़ के बारे में, और बारात में आए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में वो बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम रवि था। जैसे ही वो रात को अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा तो कुछ ही मिनटों में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज़ आई। रवि डर जाता है और पीछे देखने लगता है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता। अचानक रवि को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई पुकार रहा हो, रवि रवि कहकर, वो भी बहुत ही कांपती हुई और डरावनी आवाज़ में। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, पर उसे कोई भी नहीं दिखता वहाँ। रवि को उस समय ऐसा लगता था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हों। रवि डरकर भागने की कोशिश करने लगता है। भागने की जल्दी में वो आगे की ओर गिर पड़ता है। गिरकर रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है, रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारी बूढ़ी औरतों को एक सफ़ेद लिबास में लटके हुए देखता है। देखने में वो इतने डरावने लग रहे थे कि रवि के होश उड़ गए थे और कुछ ही मिनटों में वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह हुई तो सभी लोग उसको ढूंढने लगे। वो कहीं नहीं मिल रहा था, पर कुछ ही देर बाद रवि को देखा लोगों ने उस पेड़ के नीचे। रवि को वहाँ से उठाकर घर में लाया गया
और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा कि क्या हुआ था, रात को तुम वहाँ पेड़ के पास बेहोश क्यों पड़े थे, बताओ। रवि अपनी कांपती हुई जुबान से अपनी आप बीती लोगों को बताने लगा। रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने की बात करने लगे और पूरे गुस्से में कहने लगे, आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए था इसके बारे में, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया। वहाँ मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही भरोसा था। देखते ही देखते वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा था। वहाँ मौजूद पुजारी ने सभी लोगों को शांत करवाया और कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया जाए तो शायद गांव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को काट नहीं सकते। हाँ, पर एक काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इस पेड़ पर मैं एक मंत्र के द्वारा सिद्ध कर एक काली डोर बांध देता हूँ, पर ध्यान रहे ये डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर कभी किसी ने उस पर भूत प्रेत होने का जिक्र भी नहीं किया, परंतु कहा जाता है कि अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वो डोर बांधी गई थी उस समय वहाँ पर बहुत ज़ोर की आंधी चली थी कुछ मिनटों के लिए। आज भी वो भुतहा पेड़ वहीं सड़क किनारे खड़ा है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूर रहा है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी अगली कहानी, जिसका नाम है भूतिया सड़क। कहानी का मुख्य पात्र नील, जो कि अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन किया था, बहुत ही कुशल पर नास्तिक व्यक्ति था। उसे ना भूतों में विश्वास था और ना ही भगवान में। बहुत मेहनती था, इसीलिए कभी कभी रात की शिफ्ट भी कर लेता था। एक दिन बहुत देर हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो अपनी रात्रि की शिफ्ट पूरी करके मुंबई से अपने पुणे के फ्लैट के लिए निकला। रात को काफ़ी लोग अपनी शिफ्ट करते थे, तो नील भी अपनी बाइक लेकर उनके साथ हाईवे की ओर चल पड़ा। क्योंकि हाईवे ऑफिस से दूर नहीं था, तो सभी जल्दी हाईवे पर पहुंच गए। वहां से सब अलग अलग जाने लगे। नील भी अपने घर की तरफ चल दिया। हाईवे से कट कर एक कच्चा रास्ता था जो उसके घर जाने के लिए शॉर्टकट का काम करता था। नील उस रास्ते से दिन में बहुत बार गया था, पर इतनी रात में कभी नहीं गया था। इतनी रात में तो वो सुनसान और एकदम भयानक सी सड़क लग रही थी। फिर भी उसने उस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी और चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात भी खाए जा रही थी कि कहीं अगर इस रास्ते में कोई चोर या डाकू मिल गए तो क्या होगा। फिर वो खुद को दिलासा देता कि इतनी सुनसान रास्ते में कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा, तो इंसान भी नहीं होंगे। वो रास्ता आगे चलकर बहुत सर्पीला होता जाता था, और साथ ही साथ वो सर्पीला रास्ता एक जंगल के बीच से निकलता था। हालांकि जंगल बहुत घना नहीं था, तो नील आराम से बाइक चलाते हुए जा रहा था। रात काफ़ी होने के कारण हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक पहुँच रही थी वही जगह साफ दिखाई देती थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक आदमी तेज़ी से ओवरटेक करते हुए नील से आगे निकला। नील ने देखा कि एक आदमी और औरत, जो कि शायद पति पत्नी थे, उस बाइक पे जा रहे थे। बाइक पर बैठी औरत का पल्लू उस बाइक के पिछले टायर के पास पहुंच गया था। नील ने सोचा कि अगर उनको खबर नहीं की तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये सोचकर नील ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस औरत को अपना पल्लू ठीक करने को कहा। उसने बाइक की रोशनी में देखा कि उस औरत का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह से ढक गया था। उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद नील ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक कर आगे निकल गया। कुछ देर बाद वह आदमी नील को फिर से ओवरटेक करता है। नील उसे रास्ता देते वक्त उसकी बाइक की ओर देखता है तो जो औरत पीछे बैठी थी अब वहाँ नहीं थी। वो बहुत चौंक गया और सोचा वो औरत अचानक कहाँ गई, कहीं वो रास्ते में गिर तो नहीं गई। क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आम थी। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों में तथा सोशल मीडिया पर आती थी और कई बार इसमें मौत भी हो जाती थी। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर उस बाइक वाले से पूछा, भाई साहब, वो आपके साथ जो औरत पीछे बैठी थी वो कहाँ गई? ये सुनकर बाइक वाला चौंक गया और उसकी आंखें डर से भर गई। उस बाइक वाले ने नील की बातें सुनकर अपनी बाइक साइड में रोकी और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वो बहुत डर गया था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा, कौन सी औरत? मैं तो अपने ऑफिस से शिफ्ट पूरा करके अकेले ही घर जा रहा हूँ।
और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। ये सुन के नील के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। दूसरे बाइक पर बैठा आदमी भी बहुत डर गया और पसीने पसीने हो गया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर दोनों ने साहस करके पीछे मुड़ के देखा तो पीछे सड़क के बिल्कुल सुनसान और डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने फिर पीछे मुड़ के देखा तो कुछ धुंधला सा किसी औरत की परछाई जैसा नजर आ रहा था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और तभी उस दूसरे आदमी के फ़ोन की घंटी बजी और दोनों एक पल के लिए डर के मारे चीख पड़े। उस व्यक्ति ने फ़ोन देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था, जो उसके घर पहुँचने के बारे में जानना चाहती थी कि वो आखिर कब तक घर आएगा। फ़ोन कटने के बाद दोनों ने देखा कि पीछे अब कोई परछाई नहीं थी। दोनों ने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ रफ्तार से अपने अपने घर की ओर चल दिए। रात के लगभग 2 बजे नील अपने फ्लैट पर पहुंचा। कपड़े बदलने के बाद और उस डरावने अनुभव के बाद वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए चल दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार सोचता कि आज जो हुआ क्या वो सच था और क्या उसने जो देखा वो सच था। उसने आज से पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। नील सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने से उस औरत का बालों से ढका चेहरा नहीं जाता था। बाहर हवाएं भी तेज़ थी, जिसके कारण रूम की खिड़की बहुत तेज़ हिल रही थी। खिड़की के पर्दों को हिलता देख नील को उस औरत की लाल रंग की साड़ी याद आ जाती थी। नील उठा और उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बेड की तरफ मुड़ा। तभी उसे अपने सामने वो बाइक वाली औरत अपने बेड के बगल में दिखी तो वो बिल्कुल डर गया और चीख उठा। तभी वो औरत नील के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ उठाकर हमला करने लगती है। चीख के साथ नील की आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक सपना था, बहुत ही डरावना सपना। नील को लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और सो गया। वो 2 दिनों तक ऑफिस नहीं गया और बॉस के फ़ोन आने पर कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कब तक वो नौकरी पर नहीं जाता। तीसरे दिन नील अपने ऑफिस गया और अपने रात्रि के शिफ्ट को पूरा कर रहा था। उसका ध्यान काम से ज़्यादा उसके घड़ी की ओर देखता था। अभी उसकी रात की शिफ्ट पूरा होने में 1 घंटा था। फिर भी वो बहुत बेचैन था और जल्दी से जल्दी अपने फ्लैट पर पहुंचना चाहता था। वो बार बार घड़ी की तरफ देखता और उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। आखिरकार रात के 12:30 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई और जल्दी से उसने अपना सामान उठाया और बिना किसी के कुछ बोले घर के लिए निकल गया। वो हाईवे पर उस कच्चे रास्ते से न जाने के बारे में सोचता रहा। जब भी वो उस सड़क के बारे में सोचता, वो औरत का चेहरा और साड़ी बार बार उसके सामने आ जाते। ये सब सोचते हुए न जाने कब वो उस कच्ची सड़क की ओर मुड़ गया और आगे चलता गया, पता ही नहीं चला उसे। जब वो उस रास्ते पर कुछ आगे आया तो उसे 3 दिन पहले हुई घटनाएं याद आने लगी। वो घबराहट की वजह से काफ़ी डर गया था। उसे बार बार ऐसा लगता कि अभी कोई बाइक वाला उसके बगल से निकलेगा और उसके पीछे वो औरत बैठी होगी। तभी उसे पीछे से आ रही एक बाइक का आभास हुआ जो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। वो हॉर्न बजाते हुए नील को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। पहले नील ने कोशिश की कि वो उसे रास्ता न दे और अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर आगे बढ़ गया, लेकिन वो उस बाइक के सीट के पिछले हिस्से को नहीं देखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत उसी बाइक पर ना बैठी हो। अगले ही पल उस बाइक वाले ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और नील के बगल में आ गया। नील काफ़ी कोशिश कर रहा था कि वो उस बाइक की तरफ ना देखे, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी नज़र उस बाइक की ओर चली गई। उसने देखा कि उस बाइक पे तो कोई औरत नहीं थी। तब जाके उसने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत की सांस जल्द ही आफत लाने वाली थी। जब उस बाइक वाले ने कहा, भाई साहब, अपनी बीवी से कहें कि अपने साड़ी का पल्लू ठीक कर ले, वरना पिछली टायर में फंस सकती है। ये सुनते नील का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने पीछे मुड़ के देखा तो लाल साड़ी वाली औरत उसके पीछे बैठी थी। तो अब सुनते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी, जिसका नाम है खबीज़ जिन। वो तेज़ स्पीड में ड्राइव कर रही थी। अचानक बारिश तेज़ हो गई और उसने स्पीड धीमी कर ली। कड़कती बिजली, तेज़ हवाएं, तूफान नुमा बारिश फिज़ा को और पुरस्कार बना रही थी। जैसे तैसे करके वो अपने घर पहुंची। रात के 8 बजे भी ऐसा लग रहा था कि 1 बज रहे हो। वो घर के दरवाजे पर नॉक करने लगी। उसकी भाभी सारा ने दरवाज़ा खोला। अरे क्या बेटा, तुम इतनी रात को इतनी परेशान क्यों? अल्फिशा को
परेशान देखकर उसकी भाभी ने पूछा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सर में दर्द है भाभी। अच्छा ठीक है, तुम अपने रूम में जाओ, फ्रेश हो लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई और खाना लेकर आती हूँ। जी ठीक है। अल्फिशा अपने रूम में चली जाती है और सारा किचन में। अल्फिशा जब 12 साल की थी और इसका बड़ा भाई 24 साल का, तब उनके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। तब आबिद अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और उसने जल्द ही निकाह भी कर लिया था। उन दोनों पे से माँ बाप का साया हट गया था। उस समय आबिद ने अपनी बहन अल्फिशा को एक बाप की तरह पाला और जल्द ही अपनी बीवी को रुखसत करा के अपने घर ले आया था। सारा ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और घर संभालने लगी। आबिद के वालिद का बिजनेस था। उसने कितनी बार अल्फिशा से कहा कि वो भी जॉब करे, लेकिन उसने दिलचस्पी नहीं ली, तो आबिद ने उसे ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया। इधर अल्फिशा का बीए सेकेंड ईयर था। वो कार से आती जाती थी। सारा भी उससे बहुत प्यार करती थी। सारा का एक बेटा भी था, कासिम। सारा डिनर लेकर अल्फिशा के कमरे में जाती है तो अल्फिशा पढ़ाई में बिजी रहती है। सारा, तुम्हारे सर में दर्द है अल्फिशा? हाँ, मैं बस कुछ चेक कर रही थी। क्या हुआ अल्फिशा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? भाभी, वो मेरी एक दोस्त है जो एक लड़के को पसंद करती है और उससे मिलने आज वो गई थी। उसने मुझे बताया कि वो लड़का जिसे वो चाहती है वो तो एक जिन है। अल्फिशा ने अपनी दोस्त की आड़ में अपनी कहानी दोहरा दी। उसकी आंखों में अश्कों का सैलाब आ गया। वो रोने लगी। अल्फिशा, रो नहीं, उसके माँ बाप कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे और कुछ खबीज़ बहुत ज़िद्दी होते हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारी दोस्त है, बस तुम उससे दूर रहना। ठीक है भाभी। कासिम कहाँ है? वो सो रहा है, तुम दवाई खा लो। जी। जैसे ही अल्फिशा दवा खाकर पानी पीती, लाइट चली जाती है तो अल्फिशा के दिल धक से हो जाता है। दरवाजे पर डोर बेल बजती है। सारा मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाती है। मैं देखती हूँ लाइट को, तुम देखो दरवाजे पर कौन है। अल्फिशा डोर ओपन करती है तो आबिद होता है। इधर लाइट आ जाती है। अल्फिशा आबिद को दुआ सलाम करके अपने कमरे में चली जाती है। आबिद भी सारा के साथ खाना खाता है। रात का खाना खाकर जब सारा आबिद से मुखातिब होती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना। कासिम बड़ा भाई बनने वाला है। क्या? आबिद सारा को गले लगा लेता है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सुबह होते ही आबिद ऑफिस चला जाता है और अल्फिशा अपने कॉलेज। जब अल्फिशा कॉलेज से आ रही होती है तो एक ब्लैक कलर की कार उसके आगे खड़ी हो जाती है। उसमें से एक शख्स बाहर निकलता है और नीची नज़र किए कार का दरवाज़ा खोल देता है। अल्फिशा समझ जाती है और वो खामोशी से कार में बैठ जाती है। कार थोड़ी दूर जाकर रुकती है। वो एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली होती है। अल्फिशा हवेली में दाखिल होती है। अल्फिशा उसे देखकर बहुत घबरा गई। योमेज ने उसको कातिलाना नज़रों से देखा तो और आगे बढ़कर उसे कस के अपने सीने से भींच लिया। थोड़ी देर बाद अल्फिशा को नरमी से खुद से, क्या हुआ, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? प्यार करता हूँ तुमसे, क्या ये वजह काफ़ी नहीं? जिससे प्यार करते हैं उससे असलियत नहीं छुपाते। मगर मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और जो भी हमारे बीच में आएगा उसकी मैं जान ले लूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊँगा। एक न एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा। योमेज, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? वक्त आने पर वो भी करूँगा। अगर साथ नहीं गई तो ज़बरदस्ती ले जाऊँगा। तुम एक खबीज़ हो, मैं एक इंसान। तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। अल्फिशा आंखें बंद करती है और अपने घर पहुंच जाती है। घर पर कोई नहीं होता। उसे पता था कि आबिद सारा को लेकर चेकअप कराने हॉस्पिटल गया था। कासिम स्कूल गया था। वो रूम में जाकर रोने लगी। उसे याद आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जब उसके वालिदैन का 40वां था, उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो मज़ार गई। वहाँ उसने रो रो कर दुआ की थी कि अब उसकी ज़िंदगी को इन अजियतों से बाहर निकाल दे। वो मज़ार शरीफ की जियारत करके बाहर आई तो देखा एक बेहद खूबसूरत नौजवान उसे मुसलसल देखे जा रहा है। उसे हिचकिचाहट होती है। वो लॉन्ग कुर्ती और ट्राउज़र, आँखों में गहरा काजल, बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो स्कूटी स्टार्ट कर रही थी मगर वो स्टार्ट नहीं हुई। तब उस लड़के ने कहा, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँगी।
वो फिर स्कूटी स्टार्ट करने लगी। अब की बार टायर फट गया। अब तो आप चलेंगी ना मेरे साथ? उस लड़के ने फिर कहा। जी शुक्रिया आपका। इतना कहकर वो कार में उसके साथ बैठ गई और उसके साथ चल देती है। वो उसे सलामती के साथ घर पहुंचा देता है और जाते जाते अल्फिशा उसका नाम पूछती है तो वो योमेज़ बताता है। उस दिन से अल्फिशा जब भी मुसीबत में होती थी वो इत्तेफाक से उसे बचाने आ जाता था। फिर एक दिन योमेज़ ने अल्फिशा से अपने प्यार का इजहार किया और अल्फिशा ने खुशी खुशी से कबूल कर लिया। फिर एक बार अल्फिशा को कुछ गंदे लड़के छेड़ रहे थे और योमेज़ ने उन्हें वहां आकर खूब पीटा। इतना ही नहीं, वो लोगों को उसने अपने मुलाजिम से अगवा करवा लिया और एक जंगल की झोपड़ी में बंदी बना के रख दिया। उस दिन अल्फिशा ने नई नई कार खरीदी थी और सरप्राइज़ देने के लिए योमेज़ की हवेली जा रही थी। मौसम ख़राब था। इत्तेफाक से उसके कार के आगे भागते हुए एक कुत्ता आ गया। अल्फिशा को लगा कि उसे कार की टक्कर लग गई है, इसलिए वो कार से उतरकर उस कुत्ते के पीछे भागने लगी। कुत्ता दूसरी तरफ जा चुका था। अल्फिशा झोपड़ी के काफ़ी करीब थी। उसने देखा एक सांप झोपड़ी के अंदर आया और इंसानी शक्ल इख्तियार की और एक भारी लहजे में उस बंदी शख्स से मुखातिब हुआ जिसने अल्फिशा को छेड़ा था। तुमने मेरी मिल्कियत को गलत नज़र से देखकर ठीक नहीं किया। इसकी सज़ा तुझे भुगतनी पड़ेगी। उसके लहजे में इश्तियाल और नफ़रत थी। अब वो अपनी असली शक्ल इख्तियार कर रहा था। बिल्ली जैसी आंखें, लंबे नाखून और लंबे दांत। उसके कंधे पर काटकर उसका खून पी लिया। अल्फिशा ये देखकर काफ़ी खौफजदा हो गई और मारे खौफ के उसके मुंह से चीख निकल गई और वो वहाँ से चली गई। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर वो उठी, दरवाज़ा खोला तो आबिद, सारा और कासिम थे। वो तीनों अंदर आए। सारा और आबिद ने अल्फिशा को बताया कि सारा प्रेग्नेंट है। आबिद, अल्फिशा, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, सारा ने कहा। कासिम, तुम जाओ अपने रूम में जाकर होमवर्क करो। ओके मम्मी। हाँ बोलो सारा, आबिद ने कहा। मेरी फूफी का बेटा नौहाद, वो अल्फिशा के रिश्ते की बात कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है, आबिद ने कहा। अब तो इसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। इसकी दिली रसामंदी से इसकी शादी करा दीजिएगा, सारा ने कहा। आबिद, हाँ ज़रूर। अल्फिशा, भाई भाभी, नौहाद मेरा दोस्त है। अगर उससे शादी से कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी नहीं। सारा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भाभी जान। अल्फिशा अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे में आई तो रॉकिंग चेयर पर एक शख्सियत को देखा। वो योमेज़ था। योमेज़, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नौहाद की जान ले लूँगा। लहजे में इस्तियल जुनून मौजूद था। योमेज़ ने अल्फिशा को गुस्से से देखा और वहाँ से चला गया। हेलो यार, कब से बिठा के रखा है मुझे इस कॉफ़ी शॉप में? अल्फिशा को खामोश देखकर नौहाद उससे मुखातिब हुआ। आज अल्फिशा उसे सब बताने वाली थी। अल्फिशा, नौहाद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नौहाद, हाँ बोलो। अल्फिशा ने सारी बात उसे बता दी। तुम मजाक कर रही हो ना? नौहाद ने बेयकीनी से कहा। नहीं, अल्फिशा ने धीमे लहजे में कहा। अल्फिशा, नौहाद, मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए ना कर दो। नहीं, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। आई लव यू यार। अल्फिशा, वो तुम्हें मार देगा। अल्फिशा उसे नौहाद को समझा कर थक चुकी थी, मगर अब वो नहीं मान रहा था। अभी तक नौहाद के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ और जल्द ही उनके निकाह की तारीख तय हो गई थी, मगर किसी को क्या पता कि वो अल्फिशा के साए की तरह उसके आगे पीछे था। आखिर वो दिन भी आ गया था जब अल्फिशा मांझे में बैठने वाली थी। अभी उसे सब बारी बारी अल्फिशा को हल्दी लगा रहे थे, मगर किसी को क्या पता था कि अभी इतनी दहशत देखनी थी। एकाएक घर की सारी लाइट्स ऑफ होने लगी, झूमर हिलने लगा, हवाएं तेज़ हो गई और अल्फिशा एक मर्दाना आवाज़ में मेहमानों से मुखातिब हुई। सब लोग कान खोलकर सुन लो, ये सिर्फ मेरी है, इस खबीज़ की। इतना कहकर वो दीवार पर चढ़कर अपने कमरे में चली गई। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मगर सब मेहमान घबरा गए थे और ऑल फॉल बातें बनाकर चले गए। अब नौहाद और उसकी अम्मी को पता चला। वो लोग अल्फिशा के घर आए, डॉक्टर को बुलाया, मगर वो होश में ही नहीं आई। नौहाद ने आबिद, सारा और अपनी माँ खिजरा को सब बताया कि वो खबीज़ कैसे अलशिफा के पीछे पड़ा है। मुझे लगता है आबिद बेटा, किसी पीर बाबा को बुलवाना होगा। खिजरा बेगम ने आबिद से कहा। हाँ फूफी, आप ठीक कह रही हैं।
आबिद ने हामी भरी और पीर बाबा को बुलवाया। पीर बाबा अलशिफा के कमरे में गए। वो अभी भी बेहोश थी। पीर बाबा सर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। रात गहरी थी। एकाएक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, घर में लगा झूमर हिलने लगा और लाइट ऑन ऑफ होने लगी। मगर पीर बाबा के लफ्ज़ मुसलसल हिल ही रहे थे। कमरे में रखा सामान हिलने लगा। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो गया। अलशिफा होश में आ गई और सारा के गले लगकर रोने लगी। खिजरा बेगम भी उन्हें संभालने लगी। पीर बाबा आबिद और नुहाद से मुखातिब हुए। ये एक इब्लिस जिन है। मेरे पास एक खंजर है। उन्होंने खंजर नुहाद के हाथ में दिया। बेटा, ये खंजर तुम्हें उस जिन के सीने में खोप देना है। मगर वो मुझे मिलेगा कहाँ? नुहाद ने अनजाने से पूछा। एक खंडहर में, जहाँ से उसकी दुनिया में जाने का रास्ता होगा, और ये काम तुम्हें आज ही करना होगा। ठीक है, मैं अल्फिशा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पीर बाबा घर को हिसार करते हुए चले गए। आबिद, नुहाद तुम तन्हा नहीं जाओगे, मैं भी साथ जाऊँगा। नुहाद, नहीं तुम यहीं रहो, ख्याल रखो सबका। नुहाद उस खंडहर में जाता है। काला अंधेरा। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, मगर वो टॉर्च ऑन न करता तो उसे वो खुद के हाथ पैर भी न दिखाई देते। वो अभी अंदर गया ही था कि उमेश उसके सामने आ गया। आओ मेरे दोस्त, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, युमेज ने इंतहाई भरी आवाज़ में कहा। तुम अल्फिशा का पीछा छोड़ दो। मैं छोड़ दूँ? तुम हमारे बीच में आ रहे हो। इस खंजर से तुम मुझे नहीं मार पाओगे, और मैं आज की रात अल्फिशा को अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा अल्फिशा को। नुहाद की इस बात पर युमेज उसे गुस्से से घूरता है और अपना हाथ लंबा करके नुहाद को उठा के पटक देता है और खंजर दूसरी तरफ गिर जाता है। नुहाद बहुत जख्मी हो जाता है। इतने में अजान की आवाज़ सुनाई देती है और युमेज कमज़ोर पड़ जाता है, और नुहाद सही मौका देखते हुए धीरे धीरे खंजर उठाता है और युमेज के सीने में खोप देता है। युमेज वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। नुहाद घर आता है। वो कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाता है। उसकी शादी अल्फिशा के साथ हो जाती है। अल्फिशा अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि एक गलती करने के बाद भी उसे नुहाद जैसा शौहर मिला। इसी के साथ सच्चे प्यार की जीत होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।